तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सब देख लीजिएगा, आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही होगा। और जितनी बातें पेड कोर्स में हम बताते हैं उतनी ही बातें जो है सो हम फ्री वीडियो में भी बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा ही मोड़ा ही जो है सो 10-20% कंटेंट का इधर उधर होता है। तो चलिए रिलेटिव प्रोनाउन को समझते हैं। प्रोनाउन मीन्स तो आप समझते ही हैं कि सर्वनाम होता है, और रिलेटिव मीन्स सगे संबंधी। जो आपके संबंधी होते हैं वो क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। यानी ये क्या करता है? संबंध बताने का काम करता है। किसके साथ संबंध बतलाता है? तो एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ संबंध बतलाता है। ठीक है, और प्रोनाउन है यानी नाउन के रिपीटेशन को भी रोकता है। तो दो काम ये करता है। ठीक है, एक तो प्रोनाउन है तो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, यानी प्रोनाउन का यूज किसके लिए होता है? तो नाउन के बदले ही होता है ना। ठीक है, और दूसरा क्या करता है? रिलेट करता है, यानी जोड़ने का भी काम करता है, यानी कंजंक्शन का भी काम करता है। जो काम एक कंजंक्शन करता है वही काम एक रिलेटिव प्रोनाउन भी करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता कहाँ है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता कहाँ है इसको देखना है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स के बाद होता है। चूँकि ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का हम इससे पहले भी बताए हैं कि प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं? तो नाउन के बदले करते हैं। ठीक है, तो ये चूँकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका यूज या तो नाउन के तुरंत बाद होगा, ठीक है, या कोई नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका यूज हम नाउन की तरह करते हैं। तो वैसे वर्ड्स जिसका यूज हम नाउन की तरह करते हैं उस वर्ड्स के बाद भी जैसो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे हम इस चीज़ को बतला देंगे। ठीक है, अब एक और सवाल आता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड्स आते हैं, चाहे वह नाउन हो या नाउन इक्विवेलेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, इतने प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हम कर चुके हैं ना। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज है सो किसके बाद होता है, और जिसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस में जैसो किस किस वर्ड का यूज होता है। तो फर्स्ट हो गया आपका हु, सेकेंड हो गया हुम, थर्ड हो गया हुज, फोर्थ हो गया हुइच, फिफ्थ हो गया डैट, सिक्स्थ हो गया व्हाट, और दो वर्ड्स और बच चुका है। एक है एज, जो कि हम बाद में, चूँकि स्पेस नहीं था तो हम नहीं लिख सके, एक हो एज और दूसरा है बट। ठीक है, जो कि हम बाद में लिखेंगे। ठीक, अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये हु, हुम, हुज, हुइच, डैट, ये सब तो इंट्रोगेटिव भी है ना, क्योंकि इससे तो हम क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो पता नहीं ये कब इंट्रोगेटिव हो जाता है और कब जैसो रिलेटिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इससे पहले हम वीडियो बनाए हैं एक व्हाट का यूज। ठीक है, व्हाट और व्हिच का यूज है सो हम बनाए हैं। थंबनेल पर लिखा हुआ है यूज ऑफ व्हाट, यूज ऑफ व्हिच। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और बेहतर तरीके से जैसो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब एक ही वर्ड का यूज जैसो कब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं, कब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं, कब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह करते हैं, कब एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन की तरह करते हैं, कब एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव की तरह करते हैं। जैसे देखिए व्हाट है तो आप यूज ऑफ व्हाट में जाके देखिएगा। अभी तो आपको ये लग रहा है सिर्फ कि इसका यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में होता है, लेकिन यूज ऑफ व्हाट में हम बताए हुए हैं कि इसका 5 प्रकार से यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में भी करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी करते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी करते हैं, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन में भी करते हैं और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में भी करते हैं। ठीक है, तो वहाँ जाइएगा तो और डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सारी बातें अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 आध घंटा का हो जाएगा। ठीक है, तब देखते हैं। हाँ, लेकिन एक अंतर है कि जब आप इसका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करोगे, ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाता है क से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? क से। जैसे हु मीन्स कौन, हु मीन्स किसे, हुज मीन्स किसको। ठीक है, व्हिच मीन्स कौन सा, व्हाट मीन्स क्या। तो जब इंट्रोगेटिव की तरह होगा ये क से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन जब इसका यूज जो है सो हम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, तब ये जॉ से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? जॉ से शुरू होता है। जैसे यहाँ पर हु का मीनिंग हो जाएगा जिसे। ठीक है, जैसे देखो, दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी, यह वही आदमी है जिसने मेरी मदद की थी। तो यहाँ पर हु का मतलब क्या हो गया? जिसने। किससे शुरू हुआ है? जॉ से शुरू हुआ है।
दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, सॉरी द बॉय हु स्टोल द पेन इज हेयर, यानी जो लड़का मेरा कलम चुराया था वो यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, जो हो गया। तो जब हु का यूज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जो, जिसे, जिसने, ठीक है, समझ गए। ये दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट है whom, और यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करना था कि हु का यूज जो है सो कहाँ होता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। कहाँ होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हु का यूज हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, यानी सब्जेक्ट की तरह होता है। और किसके लिए होता है, किसी व्यक्ति के लिए होता है, यानी वस्तु या जानवर के लिए हु का यूज नहीं होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि हु का यूज जो है सो किसके लिए होता है, तो व्यक्ति या बस सिर्फ व्यक्ति के लिए होता है और सब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो हु के बाद क्या आ गया है, वर्ब आ गया है, यानी हु क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ फिर देखो हु है, हु के बाद क्या आ गया है, स्टोल क्या है, V2 यानी वर्ब है, इसका मतलब हु क्या हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया। तो ये याद रखोगे कि हु का यूज हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है और व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई वैसे व्यूअर देख रहे होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो ये उनके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगा, ठीक है। उनको जैसो फिर कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कहीं दूसरे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है होम। तो होम जो है सो ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज होता है और ये भी जो है सो सिर्फ व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हु का यूज सब्जेक्टिव केस में और होम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है और ये भी सिर्फ व्यक्ति के लिए ही यूज किया जाता है, ओके। इसका भी यूज जो है सो वस्तु या जानवर के लिए नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। तो फिर जैसे है यू आर द बॉय whom she loves, देखिए यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, तो इसके बाद देखिए किसी वर्ब का यूज नहीं हुआ है ना, सी आया है और ये सी क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब whom क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और मीनिंग क्या हो गया, यू आर द बॉय whom she loves, तुम ही वो लड़का हो जिससे वो प्यार करती है। तो यहाँ पर जैसे इसका मीनिंग क्या हो गया, जिससे, इसका मीनिंग क्या हो गया, जिससे हो गया, ठीक है। थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, ओके। और आप लोगों का प्यार रहेगा तो बहुत जल्द जो है सो हम टच बोर्ड लगा लेंगे, ठीक है, बड़ा सा टच बोर्ड लगा लेंगे। तो उस पर क्या होगा कि इतना लिखने का जैसो लफड़ा नहीं रहेगा, एक स्लाइड में बहुत कम बातें ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी टच बोर्ड लगा लें तो थोड़ा सा जैसो प्यार दिखाइए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया कीजिए, लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, ठीक है। तो जल्दी टच बोर्ड चढ़ा देंगे, चूँकि आप लोग का प्यार मिलेगा तभी ये संभव होने वाला है, ओके। फिर क्या कहते हैं, दिस इज द स्टूडेंट होम आई टाउट, यह वही लड़का है जिसे मैंने पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पर होम मतलब फिर क्या हो गया, जिसे हो गया, ओके। आप देख रहे हैं, आपको बताए थे ना कि जब हो और होम का यूज जैसो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है तब ये जॉ से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, जॉ से। जैसे यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया, जिसे, ओके। तो यहाँ भी ये जो है सो होम ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। आप कैसे समझोगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट तो आई है, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर होम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हमेशा याद रखिएगा हु सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, होम ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, ठीक है। एक बार अच्छे से अगर सीख जाइएगा ना तो फिर जिंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा और दूसरे को सिखा भी दीजिएगा, ठीक है। थर्ड है हुज। इससे पहले भी हम बताए थे कि हुज जैसो पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी हुज मतलब क्या दिखाता है, पजेसिव दिखाता है, यानी अधिकार की बात करता है। किसका बात करता है, अधिकार की बात करता है। और इसका यूज किसके लिए होता है, तो सभी के लिए होता है, यानी व्यक्ति रहे, वस्तु रहे या फिर जानवर रहे। एक चीज़ बता देते हैं कि कुछ जगह पर जैसो कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि इसका यूज जैसो वस्तु के लिए नहीं होता, व्यक्ति के लिए, सॉरी जानवर के लिए नहीं होता है। लेकिन अगर आप अच्छे किताब पढ़ेंगे तो उसमें जैसो आपको मिल जाएगा कि इसका यूज सभी के लिए होता है, ठीक है। और हम यहाँ पर जैसो आपको बता भी दिए हैं, ठीक। जैसे दिस इज द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर, यह वही लड़का है जिसके पिताजी क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो यहाँ हुज का मतलब क्या हो गया, जिसके, ठीक है। आप देख रहे हैं जॉ से शुरू हो रहा है ना, और ये क्या बतला रहा है, अधिकार बतला रहा है, ठीक है। पिताजी पर इसका अधिकार है, ठीक है। किसके पिताजी हैं, इसके पिताजी है ना, तो ये पोजीशन यानी अधिकार बतला रहा है। फिर कहता है ड्रॉ
ट्रेंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, एक ऐसा ट्रेंगल बनाओ जिसका दोनों साइड जो है सो क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जिसका, क्या हो गया, जिसका, जॉ से शुरू हुआ है ना। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसो ट्रेंगल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, वस्तु है ना, तो इसके लिए भी जैसो ये हुज का यूज हुआ है ना। और फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या बताए थे, फादर, ये लड़का, लड़का यानी व्यक्ति के लिए हुज का यूज हुआ है ना, देख रहे हैं। यहाँ पर तो 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए थे, एक जानवर वाला भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हुइच, हुइच, ठीक है। अब हुइच का यूज जो है सो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, किसी भी केस में जो है सो हुइच का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को अगर प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार में ही पूरी की पूरी बातें याद रह जाए। आप एक बार में समझ जाएंगे, ठीक है, लेकिन याद रखना संभव नहीं हो पाता है, सबको याद नहीं रह पाता है। तो इसमें आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि हम पढ़ लिए लेकिन हमको याद नहीं है। आप समझेंगे, फर्स्ट टाइम में आप समझेंगे, सेकेंड टाइम में आपको सारी बातें याद हो जाएगी। तो क्या बोल रहे थे, हुइच क्या है, सब्जेक्ट, हुइच का यूज सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस दोनों में होता है, ठीक है। और किसके लिए होता है, तो जानवर या वस्तु किसी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे देखो, द डॉग व्हिच बार्क्स एट हिम इज हेयर, यानी जो कुत्ता, यहाँ पर व्हिच का मतलब क्या हो गया, जो, व्हिच का मतलब क्या हो गया, जो हो गया, ठीक है। तो जो कुत्ता उस पर भौंकता है वह यहाँ है, वह यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो व्हिच का यूज किसके लिए हुआ है, डॉग के लिए। डॉग क्या है, एनिमल है। जैसे आई वॉन्ट टू सेल द हाउस व्हिच आई बाउट यस्टरडे, मैं वो घर बेचना चाहता हूँ जिसे मैंने, सॉरी, व्हिच आई बाउट, जिसे मैंने खरीदा था, ठीक है। यहाँ व्हिच का मीनिंग क्या हो गया, इसका भी मीनिंग हो गया जिसे, इसका मीनिंग क्या हो गया, जिसे। तो अब आपका एक कन्फ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि हो, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट का मीनिंग जो है सिर्फ कौ से ही शुरू होता है, जैसे कौन, किससे, किसको, ठीक है, जॉ से भी होता है। तो यहाँ आप समझ गए, द डॉग व्हिच बार्क्स एट हिम इज हेयर, यानी जो कुत्ता उस पर भौंकता है वह यहाँ है। आई वॉन्ट टू सेल द हाउस व्हिच आई बाउट, मैं वो घर बेचना चाहता हूँ जिसे मैंने खरीदा था। तो यहाँ पर व्हिच का भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डैट का यूज। तो डैट का यूज भी जो है सो व्हिच की तरह ही जो है सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ कर सकते हैं। डैट का यूज भी व्हिच की तरह ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ कर सकते हैं। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में कर सकते हैं। और किसके लिए कर सकते हैं, तो व्यक्ति या वस्तु, किसी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति हो, वस्तु हो, जानवर हो, किसी के लिए भी कर देंगे, ठीक है। जैसे दिस इज द मैन डैट बिल्ट द हाउस, यह वही आदमी है जिसने घर बनाया था, ठीक है, जिसने घर बनाया था। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया, जिसने हो गया। दिस इज द मैन हु बिल्ट द हाउस, या वही आदमी है जिसने घर बनाया था, ठीक है। या द टेबल दैट स्टैंड्स देयर, द टेबल दैट स्टैंड्स देयर इज माइन, यानी जो टेबल वहाँ पर है वह मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसो डैट का यूज किसके लिए हुआ है, टेबल के लिए। किसके लिए हुआ है, टेबल के लिए हुआ है। और टेबल क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि डैट का यूज जो है सो सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में। अब आपको यहाँ पर समझ में आता है कि कौन सब्जेक्टिव केस है और कौन ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये डैट जो है सो इसका यूज सब्जेक्टिव केस में हुआ है, ठीक है। यहाँ जो डैट है इसका भी यूज सब्जेक्टिव केस में ही हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद भी देखिए यहाँ पर स्टैंड से क्या आया है, वर्ब आया है, क्या आया है, वर्ब आया है। और यहाँ भी देखिए डैट के बाद बिल्ट क्या आया है, वर्ब ही आया है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट के प्रयोग में। तो व्हाट का यूज जो है सो किस सेंस में होता है, पहले ये देखना है। क्योंकि व्हाट में एक प्रॉब्लम होता है कि व्हाट का यूज जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं तो फिर तो आप वही काम करोगे ना। क्योंकि हम तो आपको बता चुके हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, तो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के बाद होता है। तो जब आप रिलेटिव प्रोनाउन को देखोगे ना, रिलेटिव प्रोनाउन को देखोगे तो फिर तो आप खोजने लगोगे ना कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट आता है वो एंटीसीडेंट कहाँ है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट आता है यानी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट आता है वो कहाँ है। जैसे एग्जांपल में देखिए डैट है, ठीक है, लेकिन डैट के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है, नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है,
क्योंकि जब भी हम व्हाट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो वहाँ पर उसका जो एंटीसीडेंट होता है यानी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। तो इसलिए जो है सो यहाँ पर व्हाट का मीनिंग क्या हो जाता है, द थिंग व्हिच या डेट व्हिच, द थिंग व्हिच या डेट व्हिच। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, तो अक्सर वस्तु के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि यू कैन टेक व्हाट यू लाइक, यानी तुम ले सकते हो जिसे तुम पसंद करते हो, जिसे तुम पसंद करते हो। तो यहाँ भी व्हाट का मीनिंग क्या हो गया, व्हाट का मीनिंग हो गया जिसे, व्हाट का मीनिंग क्या हो गया, जिसे। ठीक है, और आप देख रहे हो कि इस व्हाट के पहले जैसो कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। इसका मीनिंग क्या हो गया, तो इसका मीनिंग हो गया कि यू कैन टेक द थिंग, यहाँ पर व्हाट का मीनिंग हो गया कि द थिंग व्हिच, और फिर देखो यू तो यहाँ भी है और यू यहाँ भी है, लाइक यहाँ भी है और लाइक यहाँ भी है। ठीक है, क्या हो गया, यू कैन टेक व्हाट यू लाइक, यानी जो तुम पसंद करते हो उसे तुम ले सकते हो। और यहाँ पर इसी को जैसे थोड़ा डिटेल में लिखे हैं, क्या हो गया, यू कैन टेक द थिंग व्हिच यू लाइक, यानी व्हाट का मीनिंग क्या हो गया, द थिंग व्हिच या डेट व्हिच। यानी जब व्हाट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो इसके पहले एंटीसीडेंट का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट जैसो डिस्कस करते हैं एज और बट को। ओके, और आज आपका पूरा का पूरा रिलेटिव प्रोनाउन जैसो कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है आपका एज। ठीक है, और एज का यूज कब होता है, इसका यूज सच के बाद होता है। ठीक है, सच के बाद कोई नाउन आएगा यहाँ पर, उसके बाद एज का यूज होता है, यानी सच एज के रूप में होता है। द सेम के बाद फिर कोई वर्ड आएगा, ये डॉट डॉट का मतलब क्या हो गया, कोई वर्ड आएगा और उसके बाद एज का यूज होता है, यानी द सेम एज के रूप में होता है और एज के रूप में होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे ही इज नॉट सच अ गुड मैन एज आई एक्सपेक्टेड। देखिए सच के बाद यहाँ पर अ गुड मैन आया है ना, अ गुड मैन आया है, उसके बाद एज का यूज हुआ है, तो क्या हो गया, सच एज। क्या हो गया, सच एज। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ही इज नॉट सच अ गुड मैन एज आई एक्सपेक्टेड, यह वैसा आदमी नहीं है जैसा मैंने उम्मीद किया था। कैसा है पता नहीं। ठीक है, फिर दिस इज द सेम डॉग एज माइन। तो यहाँ पर देखिए द सेम के बाद फिर डॉग आया है और फिर एज आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, द सेम एज हो गया। ओके, मीनिंग क्या हो गया, दिस इज द सेम डॉग एज माइन, यह वैसा ही डॉग है, वैसा ही कुत्ता है जैसा कि मेरा वाला है। ठीक है, जैसा कि मेरा कुत्ता है। यू मे टेक एज मेनी बुक्स एज यू लाइक। तो यहाँ पर देखिए एज के बाद क्या आ गया है, मेनी बुक्स आया है और फिर एज आया है, तो क्या हो गया, यू मे टेक एज मेनी बुक्स एज यू लाइक, यानी तुम उतने किताब ले सकते हो जितने तुम लाइक करते हो, यानी जितने तुम पसंद करते हो वो सब के सब ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एज का यूज, एज का मीनिंग किससे शुरू हो रहा है, जॉ से शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बट। बट के बारे में तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या है कि अगर मगर लेकिन बट आप लोग करते रहते हैं ना, और आपको लगता है क्या कि बट का मीनिंग होता है लेकिन यहाँ पर बट का मीनिंग जो है सो लेकिन नहीं होता है। एक बट पर जो है सो डिटेल वीडियो, अगर आप लोग क्या बोलते हो, अगर आप लोग कमेंट कर देते हो, ठीक है, और अगर 20-25 कमेंट भी आ जाता है ना कि चलिए बट पर जैसो एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो एक डिटेल वीडियो बना देंगे बट पर। ठीक है, आप लोग जैसा चाहो, चूँकि आप लोग के लिए ही तो वीडियो बनाते हैं ना। तो चलो कमेंट में अगर लिख दोगे और देख लेंगे कि अगर 20-25 कमेंट भी आ गया है कि सर बट पर जैसो एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो बट पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। ठीक है, और आपको जैसा अगर मगर लेकिन करना नहीं है। तो यहाँ पर बट का यूज जब कंजंक्शन के रूप में होता है तब उसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसके रूप में हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर बट का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर बट का मीनिंग होता है हु नोट या व्हिच नोट, हु नोट या व्हिच नोट। अब कहोगे हु नोट का मीनिंग क्या होता है, तो हु नोट का मीनिंग होता है जो नहीं, और व्हिच नोट का मीनिंग होता है जिसने नहीं। हमको जहाँ भी डाउट होता है ना, जहाँ भी लगता है कि आप सामने में तो रहते नहीं हो, ठीक है,
तो हमको जब भी लगता है कि आपको जैसो इस जगह पर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, आपको लगेगा अरे लिख के तो ये निकल गई, पता नहीं इसका मीनिंग क्या होगा, तो उस जगह पर हम जरूर उसका मीनिंग दे देते हैं ताकि डाउट ना रह सके। तो क्या होगा, हु नोट या हुइच नोट। तो हु नोट का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो नहीं, और हुइच नोट का मीनिंग क्या होता है, जिसने नहीं। चलिए मीनिंग को देखते हैं। कहते हैं कि देयर इज नो वन बट सॉ मी, देयर इज नो वन बट सॉ मी। अब सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा लगेगा ना, सेंटेंस अगर आप पहली बार देख रहे होगे तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। हम भी जब पहली बार इसको पढ़े थे ना तो लगता था अरे ऐसा ऐसा भी सेंटेंस होता है, पता नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, देयर वाज नो मैन बट सॉ मी। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा देयर वाज नो वन हु डिड नॉट सी मी, यानी वहाँ पर कोई नहीं था जिसने मुझे नहीं देखा था। इसका मतलब सबने मुझे देखा था, है ना मीनिंग थोड़ा सा अटपटा। चलिए नेक्स्ट कहते हैं देयर इज नथिंग बट इज पेरिसेबल। फिर कहोगे बट इज पेरिसेबल का मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है कि व्हिच इज बट इज पेरिसेबल का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर देयर इज नथिंग तो सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बट इज पेरिसेबल इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग हो जाता है व्हिच इज नॉट पेरिसेबल, व्हिच इज नॉट पेरिसेबल। अब कहोगे पेरिसेबल क्या होता है, पेरिसेबल होता है डिस्ट्रॉय करने लायक या बर्बाद होने लायक, ठीक है। पेरिस मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक। तो पेरिसेबल मतलब बर्बाद करने लायक, एबल जब लग जाता है तो इसका मीनिंग लायक होता है, ठीक है। अगर कमेंट करोगे तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, बहुत सारा ऐसा वर्ड आता है और आपको एबल का यूज करके बता देंगे कि जब भी किसी भी वर्ड में एबल लग जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग बट इज पेरिसेबल मीन्स देयर इज नथिंग व्हिच इज नॉट पेरिसेबल, यानी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि बर्बाद होने के लायक नहीं है, यानी डिस्ट्रॉय होने के लायक नहीं है, यानी एवरीथिंग जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है वो सब के सब जैसो बर्बाद होने लायक है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा रिलेटिव प्रोनाउन डिटेल में समझ में आ गया होगा, और चाहे आप इसका यूज स्पोकन में कर लो, चाहे आप इसका यूज रिटेन में कर लो, या फिर कंपटीशन में जो है सो कॉमन एरर के रूप में यूज कर लो, बिल्कुल सब जगह क्वेश्चन बनेगा। और नहीं क्वेश्चन बनेगा ना तो कमेंट सेक्शन में आकर फिर कमेंट करना, ठीक है। और हम भी देखेंगे ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है, ठीक है। और जब यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इच्छुक हो गए वीडियो देखने के लिए, तब तो यहाँ तक आए हो, नहीं तो यहाँ तक में तो बहुत सारा व्यक्ति बौखला के निकल लेता है कि चलो कौन इतना दिमाग लगाते रहता है, ये जाने अंग्रेज जाने, नहीं तो अंग्रेज बनने वाले जाने, ठीक है। तो यहाँ तक आ चुके हो तो बहुत ज़्यादा इच्छुक हो, तो इसलिए जैसो थोड़ा सा इसको लाइक शेयर भी कर लो। और अगर अभी तक जैसो अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखते होगे तो इसको फॉलो कर लो, अगर यूट्यूब पर देखते होगे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब आप फॉलो कर लोगे तो फिर नोटिफिकेशन मिलेगा, सब्सक्राइब कर लोगे तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और नोटिफिकेशन क्या होता है, आपका अलार्म होता है जो आपको याद दिलाता रहता है कि आपको इस चीज़ की फिर से प्रिपरेशन करनी है, यानी आपके मन के लाइक जैसो वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लो, ठीक है। और लाइक शेयर करते रहोगे तो मोटिवेशन मिलते रहता है, और फिर इसी जोश के साथ हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और फिर मिलें आपसे नेक्स्ट वीडियो में।